तो जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसको देखते हुए अब पहले 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगी और आज बड़ी खबर यह है कि आज से बूस्टर डोज की शुरुआत की जाएगी। फ्रंट लाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज का टीका लगेगा। तीसरी लहर को देखते हुए टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है और सभी केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। और जो इसमें बड़ी खबर है कि जिन्होंने दोनों डोज लगवा रखी है उनको बूस्टर डोज आज से टीका लगेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज देश भर में कोरोना टीका की बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत हो रही है। बूस्टर डोज टीकाकरण के लिए बनाए गए सभी केंद्रों पर व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी, बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके लिए शनिवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और जिन लोगों ने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनको ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के बूस्टर डोज दी जाएगी। दरअसल तीसरी लहर और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण फैलने के चलते बूस्टर डोज देने की शुरुआत हुई है और डोज उन्हीं लोगों को फिलहाल अभी दिया जाएगा जिनका कोरोना टीका दोनों डोज लग चुका है और 39 सप्ताह हो चुके हैं और उन्हें प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। ब्रिटेन में आपने देखा होगा, ब्रिटेन में जो बूस्टर डोज वो काफ़ी कारगर रही है। वैसे में भारत में भी इसका प्रयोग हो रहा है और पहले जो 60+ के बुजुर्ग हैं और जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको लगेगा। कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रही है। देश में 1.5 लाख तक के मामले रोज सामने आ रहे हैं और जिस तरह कोरोना फैल रहा है, पाबंदियों की जकड़न भी बढ़ती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें नई नई गाइडलाइंस ला रही हैं और जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब देश में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। तमिलनाडु में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच चेन को तोड़ने के लिए रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहले ही नाइट कर्फ्यू राज्य में घोषित कर रखा है, लेकिन जिस तरह तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद सूबे की स्टालिन सरकार ने सख्ती का फैसला किया है। संपूर्ण लॉकडाउन के तहत राज्य में सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना स्टोर ही खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें और सेवाएं स्थगित रहेंगी। पुलिस कई टीमों का गठन कर हालात पर नजर रखे है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से विस्फोटक हालात हैं। करीब 20,000 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और जिसके चलते राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवा को छोड़कर सबको आने से मना कर दिया गया है और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी किए गए हैं। प्राइवेट दफ्तरों में 50% कैपेसिटी के साथ काम करने की इजाजत है। इसके अलावा दिल्ली में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू इम्पोज है। स्कूल, सिनेमाघर, जिम, ऑडिटोरियम, वाटर पार्क सभी बंद किए जा चुके हैं। बढ़ती महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार को डीडीएमए की बैठक बुलाई है, जिसमें विशेषज्ञों की सलाह के बाद आगे की प्लानिंग तय की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मास्क पहनना सबसे जरूरी है। मास्क पहनना सबसे जरूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य है। सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आ रहे हैं और रोजाना करीब 40,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रबंधों को और कड़ा करते हुए सुबह 5 से रात 11 बजे तक 5 या फिर इससे अधिक लोगों के सामूहिक सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर रोक लगा दी है। स्कूलों को 15 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। आवश्यक कार्यों के अलावा रात 11 से सुबह 5 बजे तक कोई आवाजाही नहीं होगी। महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह
राजस्थान, हरियाणा में भी प्रतिबंध बढ़ाया गया है। यूपी में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। ये रात 10 से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए एमपी में बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों में अलग अलग राज्यों में पाबंदियां और बिजनेस इकोनॉमिक पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। खासकर छोटे दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक बीते 10 दिन में व्यापार 45% घट चुका है। पहले नाइट कर्फ्यू और बाद में जो वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, उससे छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार और होटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रभावित है। जैसा कि पिछले 2 लॉकडाउन में अभी उनका व्यापार पटरी पर आया भी नहीं था, और अब इस तीसरी लहर ने छोटे दुकानदार और व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी। कोरोना एक बार फिर से खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। ऊपर से नया वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मामले 4000 के आसपास हैं और ऐसे में हमें नई मुसीबत या नई पाबंदियों से बचना है तो सरकार की गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करना होगा, वरना क्या होगा उसका अंजाम सबको मालूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कोरोना संक्रमण के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में पंजाब की सियासत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट जारी कर दी है। और ये पंजाब की सियासत की बात करें, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और कोरोना के हालात पर उनसे मंथन होगा कि कैसे इस पर काबू पाया जाए, जिसमें राजस्थान, एमपी, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे और करीब 3:30 बजे ये बैठक होनी है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 5 राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। और इन 5 राज्यों में चूंकि कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं और ऐसे में उन हालात से निपटने को लेकर चर्चा की जाएगी। और यूपी की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक आज होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब 24 बड़े नेता शामिल होंगे और जिसमें यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम पर मंथन किया जाएगा। और चुनाव को लेकर अब एक्शन मोड में है बीजेपी, क्योंकि अब समय कम है और ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी की चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और बैठक से पहले दूसरे फेज के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनमें केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला करेगी। शाम 4 बजे ये बैठक होगी, जिसमें बीजेपी चुनाव समिति के 24 जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे। शनिवार को ही चुनाव आयोग ने यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है और जिसको देखते हुए बीजेपी एक्शन मोड में है। इस बैठक में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा इस बैठक में राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, संजू बालियान, राजवीर सिंह, विनोद सोनकर, ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह, रमापति त्रिपाठी, वाई सत्य कुमार, सुनील ओझा और संजीव चौरसिया मौजूद रहेंगे और मंथन किया जाएगा कि 2022 की जंग के लिए वो कौन से योद्धा होंगे, वो कौन से उम्मीदवार होंगे जिन पर पार्टी दांव लगाएगी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी का भी मैटर है। ऐसे में जो उम्मीदवारों के नाम पर फैसला, उस पर आज चर्चा हो सकती है चुनाव समिति की। ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि 4 बजे के करीब ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो यूपी के प्रभारी और तमाम जो बड़े नेता हैं, करीब 24 जो चुनाव समिति के नेता हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी बैठेंगे और चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। क्योंकि यूपी में सत्ता में वापसी करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा चैलेंज है, उनकी साख पे बात है और साथ साथ
प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और ऐसे में ये जो बैठक वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक में निर्णय होगा कि जो उम्मीदवार कौन होंगे और क्या रणनीति रहेगी चुनाव की। तो सत्ता में वापसी को लेकर ये बैठक होने वाली है और 4 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी और बीजेपी चुनाव समिति ही ये तय करती है कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसको टिकट नहीं दिया जाएगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो ये आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की जहां सरगर्मियां बढ़ गई हैं, भले ही वो बयानबाजियों के तौर पर ही क्यों न हो, वहीं आम लोगों के बीच भी पार्टियों की जीत हार को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। आज जो पार्टी हाशिए पर है वो कल बहुमत से सरकार बना लेती है और जो आज बहुमत में है वो कल हाशिए पर चली जाती है। दरअसल यूपी की सत्ता का समीकरण बदलता रहता है। सत्ता के इस गणित में 7 चरण के चुनाव का फैक्टर भी शामिल है। 2022 में पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 113 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले चुनाव में यहां वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था और बीजेपी को 85 सीटें मिली थी। इस बार किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है और इन सीटों पर जाट, दलित, मुस्लिम और यादवों का वर्चस्व है। तीसरे और चौथे चरण में 119 सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें 31 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। इन सीटों में इटावा और कन्नौज भी शामिल हैं, जो सपा के गढ़। वहीं अवध इलाके में बीजेपी मजबूत स्थिति में रहती है। 5वें चरण में 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी और रायबरेली में इसी चरण में चुनाव होगा। बीजेपी की सियासत का केंद्र रही अयोध्या और प्रयागराज में वोटिंग इसी चरण में होगी। छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग हो, जिसमें योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर शामिल है। 7वें चरण में 54 सीटों पर चुनाव होगा और इसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। जाहिर है पिछली बार से 2022 का चुनाव अलग होगा। जाति धर्म के साथ इस बार किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा होगा। 136 सीटों पर किसान निर्णायक वोटर हैं और कृषि कानूनों की वापसी का असर वोट पर पड़ सकता है। बड़ा सवाल ये है कि किसान बीजेपी के साथ जाएंगे या विपक्ष के साथ। यूपी में अयोध्या, काशी और मथुरा का फैक्टर भी महत्वपूर्ण होगा। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा कृष्ण जन्मस्थली की भव्यता देने की बातें हिंदू वर्ग पर असर डाल सकती हैं। हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि यूपी में 80% आबादी हिंदुओं की ही है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में भी हिंदुत्व ही बड़ा मुद्दा है। वहीं इधर योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इधर यूपी में दलित वोट को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब बीएसपी से दलितों का मोह भंग हो गया है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीएसपी का वोट शेयर भी गिरा है। बता दें कि 2017 में रिजर्व 85 सीटों में बीजेपी ने 69 सीटें जीती थी। वहीं इस बार बीएसपी सक्रिय नहीं, तो जाहिर है कि इसका फायदा बीजेपी और सपा को हो सकता है। नए गठबंधनों का फैक्टर भी यूपी के समीकरण को बदल सकता है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार गठबंधन के साथी बदल गए। बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी से हाथ मिला लिया है, तो वहीं इस बार सुभाषपा सपा खेमे में है। सपा ने तकरीबन 7 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। यूपी में 18 से 20% मुस्लिम आबादी है। 143 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है। सूबे की 36 सीटों पर ये अपने दम से उम्मीदवार को जिता सकते हैं। महिला और युवाओं पर सियासी दलों की खास नजर है। कांग्रेस ने 40% महिलाओं को चुनाव में टिकट देने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी महिलाओं के लिए कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम चला रही है। वहीं सभी दलों ने युवाओं से कई लुभावने वादे किए हैं।
पार्टियों के चुनावी मुद्दों की बात करें तो सपा और कांग्रेस ने किसान और कानून व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा है और विकास को अपना मुद्दा बनाया है। आपको इन आंकड़ों को देखने के बाद लग रहा होगा कि यूपी के ये चुनाव कितना पेचीदा है, लेकिन इस पेच को जो पार कर पाएगा और जिसका समीकरण सटीक बैठ पाएगा वही सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। शुरुआती जांच में पंजाब के गृह सचिव पर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब सरकार को आज अहम निर्देश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी। इसको देखते हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। उस मामले पर सुनवाई हुई। केंद्र और राज्य दोनों के पक्ष को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करते हुए हरियाणा के रजिस्ट्रार को यह निर्देश दिया था कि सारे जो एविडेंस हैं उसको सुरक्षित रखें और एनआईए के एक आईपीएस अधिकारी को भी लगाया गया है उनके सहयोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी चुनाव में साथ साथ आएंगे चाचा भतीजा। तो समाजवादी कुनबा अब एकजुट होने लगा है और बड़ी खबर यह है कि चाचा भतीजा एक साथ आ सकते हैं। आज अखिलेश यादव की चाचा शिवपाल के साथ मुलाकात होनी है और बैठक होगी जिसमें आपसी सामंजस्य पर चर्चा के आसार हैं और साथ ही दोनों के बीच सीटों के बंटवारों पर चर्चा संभव होगी। लखनऊ में 2 नेताओं के बीच ये बैठक होनी है। तो कल ही मुलायम सिंह यादव से शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की थी और आज माना जा रहा है कि चाचा भतीजे की मुलाकात होगी। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। और बड़ी खबर बताएं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 150 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर, इसके पहले कल हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कोरोना संक्रमित थे और संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर टूटा है। संसद में भी 400 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब जो खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 150 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रजिस्ट्री स्टाफ के ये लोग हैं और करीब 150 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और न्यूयॉर्क से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क शहर में ब्रोक्स अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है और आग लगने से जो जानकारी आ रही है 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। 5 दर्जन लोग इसकी चपेट में हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और 13 की हालत बेहद ही खराब है। बताया जा रहा है कि खराब स्पेस हीटर के चलते ये आग लग गई और आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। 19 लोगों के मरने की खबर आ रही है और इसमें झुलसकर और धुएं के गुबार में इसकी चपेट में आने से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।